जब अपन ने लास्ट जो बायोलॉजी की क्लास रखी थी तो उसमें अपन ने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में डिस्कशन किया था। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है कि जो न्यूट्रिएंट है, जो मिनरल है, उनकी जो साइक्लिंग होती है फ्रॉम सॉइल टू प्लांट, फ्रॉम प्लांट टू एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एंड फ्रॉम एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स टू द सॉइल। कि जब प्लांट एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो जब डिकम्पोज होते हैं तो वो मिनरल वापस सॉइल में चले जाते हैं। द साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट minerals from soil to plant, then animal, then human being, and then again into the soil is called biogeochemical cycle। बच्चों जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये टू टाइप्स के हैं। गैसियस साइकिल जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और दूसरे होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, है ना। तो ये सेडिमेंट्री साइकिल है। जो गैसियस साइकिल्स हैं उनके जो रेजर्वोयर है वो एयर है, एटमॉस्फेयर है, और जो सेडिमेंट्री साइकिल है उनके जो मिनरल्स का रिजर्वोयर है वो सॉइल है, रॉक है। क्लियर होगी बात आपकी। तो आज बच्चों लास्ट क्लास में हमने नाइट्रोजन साइकिल डिस्कशन कर चुके थे, वाटर साइकिल भी डिस्कशन कर चुके थे। आज हम नया साइकिल स्टार्ट करेंगे, कार्बन साइकिल। आज की क्लास में कार्बन साइकिल को डिस्कशन करेंगे। बच्चों नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है वो 0.03% है। नेचर के अंदर कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% पाई जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कई तरीके से साइक्लिंग होती है इसकी। सबसे पहली बात करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है सी वाटर में, और वाटर के अंदर हो जाता है, और क्या बनता है, चूना पत्थर, लाइम स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर होगी बात। एक तो ये बात होगी। सेकंड लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर होगी बात आपके। फिर इन प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ग्लूकोज है, वो किस में आ जाता है, एनिमल्स के अंदर आ जाता है। क्लियर होगी बात आपके। प्लांट एंड एनिमल दोनों ही रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं एंड CO2 को रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 रिलीज होती है जो कि अगेन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्लियर होगी बात आपकी। अच्छा, इसके अलावा जो प्लांट और एनिमल है ये जब डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, इनके ऊपर सॉइल की लेयर बनती चली जाती है, वो डिप्रेस होते चले जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, फॉसिलाइजेशन कहते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स के कई सालों तक उनके जो डेड बॉडीज हैं जब मिट्टी की लेयर्स में, सॉइल की लेयर्स में दबी रह जाती हैं तो उनका फॉसिलाइजेशन हो जाता है और उससे कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर होगी बात आपके। अब देखिए बच्चों, ये कोल और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल्स के रूप में, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज आता है। उनको जलाया जाता है, उनका कंबशन होता है, और कंबशन होने से पर अगेन क्या निकलती है, CO2 निकलती है, और ये CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से बच्चों लगातार एटमॉस्फेयर से जो CO2 है उसका लगातार साइक्लिंग होती है, और डिफरेंट लेवल से होते हुए वो अगेन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये बच्चों कार्बन साइकिल है, और आप इसके स्केच को देख लीजिए। हाँ बच्चों, एक बार हैंड रेज कर दो, ये साइकिल आपको क्लियरली समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको ये साइकिल समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं हम ऑक्सीजन साइकिल। सिंपल है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन साइकिल।
बच्चों यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन साइकिल है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लगभग 21% होती है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या, रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि हमारी सेल के अंदर होता है, सेलुलर लेवल पर होता है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन कंज्यूम होती है रेस्पिरेशन में, इसमें कंज्यूम होती है रेस्पिरेशन में, और जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और रेस्पिरेशन के कारण से क्या रिलीज होता है, CO2 निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। अब ये CO2 और वाटर जो है वो अगेन फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि अगेन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है ऑक्सीजन साइकिल को देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन की लगातार साइकिलिंग होती है नेचर के अंदर। क्लियर होगी बात? तो ये सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों ऑक्सीजन साइकिल का। अब मैं आपको बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूं दोबारा से, और फिर अपन टाइम बचता है तो अपन नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, एक चीज और बच्चों, इस बार आपका 70% सिलेबस आ रहा है, 30% पोर्शन कट हुआ है, तो लगभग नेचुरल रिसोर्सेज बायो का लास्ट है इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके एक तो डाइवर्सिटी चैप्टर और एक आपके फूड रिसोर्सेज का चैप्टर है, ये आपके कोर्स से कट हुए हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आगे अगर मैं क्लास कंटिन्यू करता हूं कल भी अगर, तो फिर मैं आपको ये जो कटे हुए पोर्शन है ये करवा दूं, जिससे आपका नॉलेज का लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाए। ठीक है बेटा? चलिए, तो नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? बच्चों जो ठंडे इलाके होते हैं, जो कोल्डर रीजन्स होते हैं, वहां पर जनरली क्या होता है बच्चों, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए धूप की भी रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो ठंडे इलाके होते हैं, कोल्डर रीजन्स होते हैं, वहां ये दिक्कत रहती है कि वहां प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। तो वहां पर जो फार्मर्स हैं वो कांच के घर बनाते हैं, ग्लास की सील्ड बना लेते हैं, और उनके अंदर वो जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवाते हैं। तो उन कांच की सील्ड में से जो है सनलाइट आती तो है, लेकिन जो टेम्परेचर, जो वापस जो रिफ्लेक्शन होके जो हीट है वो जानी चाहिए वो नहीं जा पाती, और अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इससे उनके अंदर उस सील्ड, ग्लास की सील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाता है, और प्रॉपर टेम्परेचर मिलने से उनमें फ्रूटिंग, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बच्चों ये जो इफेक्ट है नेचुरली भी देखने को मिल रहा है कि नेचर के अंदर जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, नेचर के अंदर जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो इससे एक नेचुरल लेयर, एक नेचुरल ब्लैंकेट बनता जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। और इसके कारण से क्या हो रहा है कि जो सनलाइट की जो रेडिएशन है, जो हीट है, वो अंदर आ तो जाती है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो एक्सेस हीट है जो बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पा रही है, और वो नीचे ही रह रही है अर्थ पर, जिससे क्या हो रहा है कि अर्थ का धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि साल दर साल, पर ईयर, जो नेचुरल टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, राइज होता चला जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीज और राइज इन नेचुरल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो आइस कैप्स हैं, जो पहाड़ों के ऊपर जो आइस जमी हुई है, फ्रोजन फॉर्म में है, वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, और वो पानी धीरे धीरे आ रहा है, और जो सी का लेवल है, सी का जो वाटर लेवल है वो स्लोली इंक्रीज होता चला जा रहा है।
क्लियर होगी बात आपके। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कि जो समुद्र के किनारे के जो सिटीज हैं वो सबमर्ज हो जाए, वहां के ह्यूमन एनिमल सब सबमर्ज हो जाए और वहां पर बहुत ज्यादा जो है डैमेज हो, नुकसान हो। ठीक है, तो ये बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर हो गई बात आपकी। इसके बाद में लेते हैं हम ओजोन लेयर। बच्चों ओजोन क्या है? ओजोन बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो है एक गैस पाई जाती है जिसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन का फॉर्मूला है O3। ठीक है ना। तो ये ओजोन कैसे बनती है कि जो सनलाइट के साथ में जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देती है और ऑक्सीजन एटम्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं? O3 बना लेते हैं। यानी कि जो हार्मफुल यूवी रेज है वो वहीं तक रुकी रह जाती है और उसका यूटिलाइज हो जाता है ओजोन के फॉर्मेशन में। और इस कारण से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है वो अर्थ तक आ नहीं पाती और हमें कोई हार्म नहीं हो पाता, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। ठीक है ना। तो ये जो ओजोन की लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जा रही है जो हमें नेचुरली प्रोटेक्ट कर रही है एक ब्लैंकेट के रूप में। क्लियर होगी बात। लेकिन मतलब जैसे जैसे डे बाय डे सिविलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, एसी फ्रिज का जो यूज है वो बढ़ता चला जा रहा है, रेफ्रिजरेटर का और एयर कंडीशनर का जो यूज है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इनसे एक हार्मफुल गैस निकलती है जिसका नाम है CFC। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है बच्चों, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं कि ऊपर जाकर ओजोन की लेयर में जो ओजोन को फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसको रोक देती है और इसकी वजह से ओजोन का फॉर्मेशन स्लो हो गया है या कम हो गया है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ओजोन की जो लेयर है, तो ओजोन की जो लेयर है बच्चों उसकी थिकनेस धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ठीक है ना। तो ओजोन की लेयर की थिकनेस में कमी आना इसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन कहते हैं या ओजोन होल फॉर्मेशन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन और ओजोन होल फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके। तो ये है ओजोन की थिकनेस को बच्चों DU में मेजर करते हैं। DU क्या है? डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट शॉर्ट में इसे हम क्या कहते हैं बेटा? DU कहते हैं। क्या कहते हैं? DU कहते हैं, डॉप्सन यूनिट कहते हैं। हाँ 9th क्लास, आप क्लास में बने रहना क्योंकि मेरी क्लास थोड़ी सी लेट हुई थी तो मैं आगे 10-15 मिनट और क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है ना। अरुण सर फिर उसके बाद में ले लेंगे, है ना। ठीक है। और आज मीनार सर के फैमिली में भी कोई बीमार है तो इस वजह से वो क्लास में नहीं आ पाए, सॉरी बच्चों। तो बच्चों ओजोन लेयर की थिकनेस में कमी आना, उसकी थिनिंग होना, इसे हम क्या कहते हैं? ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ओजोन लेयर की थिकनेस को हम डॉप्सन में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट, DU शॉर्ट में DU कहते हैं। तो ये बच्चों तो हो सकता है आने वाले 100 सालों में क्या होगा कि इसकी थिकनेस और कम हो जाए और फिर 100 साल बाद में ऐसी स्थिति आ जाए कि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्टली अर्थ पर आएंगी और हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होना आम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आपके। तो हो सकता है ये, तो इसलिए हमें जरूरी है कि एज ए क्या कहते हैं कि जो जागरूक एक सिटीजन के रूप में हमें जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो सही वे में लिया जाए। ठीक है ना। जो रिसोर्सेज है, सुविधाएं हैं, उनको बेटर वे में लिया जाए, अननेसेसरी उनको यूज ना किया जाए। ठीक है ना। सबसे बड़ा जो ओजोन होल है बच्चों वो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर देखने को मिला है।
क्योंकि नेचुरली वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, इसी वजह से वहां पर गैसेस का कंडेंसेशन ज्यादा है, और इसी वजह से वहां की जो ओजोन की लेयर है वो ज्यादा डिप्लीट हो गई, और सबसे बड़ा जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर है। क्लियर होगी बात? तो ये बच्चों चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया है आपका, और इतना ही है आपके बायो के सिलेबस में। अब आगे कभी मेरी क्लास होती है तो मैं आपको डाइवर्सिटी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि नॉलेज इंक्रीज करना जरूरी है, ठीक है। एनुअल एग्जाम में वो आपके नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मैं नाइट्रोजन साइकिल भी एक बार ड्रॉ करके समझाना चाह रहा हूं आपको, आप सारे बने रहिए क्लास में, ठीक है। बच्चों आप मेरे साथ साथ में ड्रॉ भी कर लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों आपके बायो जियो केमिकल साइकिल्स के अंदर 4 साइकिल्स हैं। एक तो है वाटर साइकिल, बहुत ही सिंपल है, वाटर की साइकिलिंग कैसे होती है। सेकंड है नाइट्रोजन साइकिल, थर्ड है कार्बन साइकिल, फोर्थ है ऑक्सीजन साइकिल। तो आज की क्लास में हमने कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइकिल है वो है नाइट्रोजन साइकिल। आप 1 से 2 बार देख देख के ड्रॉ करेंगे तो श्योरली बच्चों ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बच्चों नाइट्रोजन साइकिल में देखिए बच्चों, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है।
हाँ बच्चों अपन नाइट्रोजन साइकिल समझ रहे हैं एक बार। बच्चों किसी कारणवश नेक्स्ट जो आपकी अरुण सर की जो क्लास थी जो मैथमेटिक्स की, वो आज नहीं हो पाएगी ना। अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78% होती है और नाइट्रोजन डायरेक्टली हम यूज नहीं ले सकते, प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? तो इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सिंपल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक जो जैसे कि लाइटनिंग होना, बिजली चमकना, या फिर जो इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, नाइट्रोजन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन किया जाता है नाइट्रोजन का, या हो जाता है इसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और इससे क्या बनते हैं? नाइट्रेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर होगी बात आपकी? इसके अलावा बच्चों जो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो भी नाइट्रोजन को उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि जो लेग्यूम प्लांट है, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी रूट के ऊपर नोड्यूल पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, उन बैक्टीरिया को कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो भी नाइट्रोजन को अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो बच्चों एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब आप देखिए बच्चों कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं सिंपल फॉर्म में, और प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म में नाइट्रोजन आ जाता है, और एनिमल्स उनको खाते हैं तो एनिमल्स के प्रोटोप्लाज्म में भी नाइट्रोजन आता है। जब प्लांट और एनिमल डेड होते हैं तो डेड होने पर क्या बनता है? उन प्लांट और एनिमल जब डेड हो जाते हैं, उनका जब सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन होता है तो उससे क्या बनता है? अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो अमोनिया के फॉर्मेशन को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बेटा? अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए कि प्लांट और एनिमल के प्रोटोप्लाज्म में जब नाइट्रोजन आ जाता है और जब ये डेड हो जाते हैं, डिके होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो दे कन्वर्ट इनटू द अमोनिया, एंड अमोनिया के फॉर्मेशन को वी आर कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है बेटा? अब देखिए ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होता है फिर से जो सॉइल के बैक्टीरिया उनके द्वारा नाइट्राइड्स में कन्वर्ट होते हैं। नाइट्राइड्स का फॉर्मूला है HNO2। नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है? HNO2। और फिर ये जो नाइट्राइड्स हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं? नाइट्रेट में। इसे भी हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो नाइट्रेट्स के फॉर्मेशन को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों अब ये नाइट्रेट बन गए। इन नाइट्रेट्स को जो प्लांट्स हैं वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो नाइट्रेट्स हैं सबसे सिंपलर फॉर्म है नाइट्रोजन की, और ये प्लांट्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एक एरो और बना दिया मैंने। नाइट्रेट्स को कौन एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, नाइट्रेट का कुछ जो पार्ट है, नाइट्रेट का जो बच्चों कुछ पोर्शन है वो वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है नाइट्रोजन के फॉर्म में। तो नाइट्रेट के कुछ पार्ट का नाइट्रोजन के फॉर्म में अगेन एटमॉस्फेयर में चले जाना, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो आप दोबारा देख लीजिए, एक बार इस साइकिल को देख लीजिए, और जिन जिन को ये साइकिल अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार सारे हैंड रेज कर दो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, नाइट्रोजन साइकिल। हाँ बेटा, एक बार सारे हैंड रेज कर दो जिससे पता चल जाए कि हाँ। चलिए, हाँ बच्चों, इस क्लास के लास्ट में अपन कुछ एक जो डिस्कशन कर लेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो।
ठीक है। हाँ, चलिए चलिए बच्चों, थैंक यू, आप इतना अच्छे से टॉपिक्स को समझ रहे हैं। चलिए। हाँ, अगर बच्चों आप चाह रहे हैं कि मैं वाटर साइकिल भी ड्रॉ करके समझाऊं, तो जो जो बच्चे चाह रहे हैं कि हाँ वाटर साइकिल भी समझाया जाए, तो एक बार हैंड रेस कर दो, जिससे मैं आपको वाटर, और आपको लगता है कि नहीं वाटर साइकिल आपको अच्छे से आ रहा है, समझ में आ चुका है, तो फिर अपन किसी और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अपन वाटर साइकिल भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि इसको भी एक बार रिपीट करवाया जाए। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ओजोन लेयर था, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है वैसे, तो अपन वाटर साइकिल को भी डिस्कस कर लेते हैं।